ठीक है ना। तो आप लोगों का ये जो फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है ना, वो क्या है हमारा, वो है वायरस का जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन है। तो इसको बारे में हमें जानना है। और ये जो क्वेश्चन है आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ जो वायरस है, ठीक है, ये टॉपिक जो है इस यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आपको कोशिश ये करना है कि इसको समझ लेना है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको वायरस का जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, इसका जो प्रोसेस क्या है, ठीक है, और ये कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके माध्यम से वायरस का क्या किया जा सकता है, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब हमने वायरस के बारे में बहुत सारे डिटेल्स में समझ लिया है कि वायरस क्या होते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस किस प्रकार से अपने होस्ट सेल में जो मल्टीप्लिकेशन इनका होता है उसके बारे में हमने डिटेल में समझ लिया है। इसके बाद हमने जो बैक्टीरियोफेजेस थे, किन किन प्रकार से जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर किस प्रकार से होता है, तो ये हमने डिटेल में सब समझ लिया है। अब इस यूनिट का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, हमारा आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस। ठीक है, तो अब आपको मैंने जब हम स्टडी कर रहे थे वायरसेस के बारे में, तो मैंने वहाँ पे एक डिटेल में हमने स्टडी किया था कि जो वायरस होता है वो होस्ट सेल के बाहर जो है वो कैसा एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, अब नॉन लिविंग प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है क्योंकि वायरस जो है ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये होस्ट सेल के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन कर सकता है जबकि होस्ट सेल के बाहर यह मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई होस्ट सेल के बाहर नहीं कर सकता है इसलिए ये इसको आइसोलेशन करना या प्यूरिफिकेशन करना थोड़ा सा कठिन काम होता है। ठीक है, इसलिए जो वायरस का जो आइसोलेशन है, जो प्यूरिफिकेशन है, इसका जो प्रोसेस है ये भी थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गया, ठीक है, इनके अपेक्षा थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है काफी कठिन होता है और वायरस का आइसोलेशन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब वायरस का आइसोलेशन क्यों करना है, ठीक है, और वायरस का प्यूरिफिकेशन करके हमें किस प्रकार का इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में समझते हैं आज। ठीक है, तो वायरस जो होता है वो होस्ट सेल के बाहर वो सरवाइव नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए कोई ना कोई लिविंग सेल्स चाहिए ही चाहिए होती है उसे मल्टीप्लिकेशंस के लिए। इसलिए क्या है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासिटिक नेचर्स के होते हैं। दूसरा क्या है, एंड रिक्वायर्ड लिविंग सेल टू रेप्लिकेट, आरएसएन में मतलब उसको लिविंग सेल्स ही चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब वायरस का जो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन है, देखो इसमें दो शब्द है, क्या है, आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन। ठीक है, मतलब आइसोलेशन करने के तकनीक भी इसकी अलग है और इसका प्यूरिफिकेशन का भी तकनीक क्या है, दोनों का अलग है। तो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन जो है वायरस का, हम ये दो मेथड्स में समझते हैं। तो पहला मेथड हमारा क्या है, आइसोलेशन है, और दूसरा मेथड क्या है हमारा, प्यूरिफिकेशन से। ठीक है, तो हम समझते हैं कि वायरस जो है का आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसे हमें समझना है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, पहला हमारा पॉइंट है वायरस का आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन जो है, ठीक है, तो वायरस का आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं और प्रोसीजर क्या है इसका। ठीक है, तो मैंने कहा वायरस का जो आइसोलेशन है वो मुख्यतः कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो वायरस का जो आइसोलेशन है वो 3 मेथड से किया जा सकता है। कौन कौन से मेथड होते हैं, तो हम इनको समझ लेते हैं। तो पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा, इस प्रकार से हम चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि वायरस का जो आइसोलेशन है वो कितने प्रकार से किया सकता है, 3 प्रकार से। तो जो पहला मेथड है इसका वो क्या है हमारा, सेल कल्चर। कौन सा है, ये है हमारा सेल कल्चर मेथड है। ठीक है, दूसरा होता है आपका एम्ब्रियोनेटेड एग्स के मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, कौन सा, एम्ब्रियो नेटेड एग। ठीक है, ये है हमारा, इससे भी कह सकता है। ठीक है, तो पहला मैंने कहा
कौन सा मेथड है? हमारा सेल कल्चर मेथड है। मतलब वायरस, क्योंकि हम कैरेक्टर्स में ये बात हमने पहले समझ लिया है कि लिविंग सेल्स में ही ये क्या कर सकता है? मल्टीप्लाई कर सकता है। तो उसका ये पहला जो सबसे रिनाउंड मेथड है या मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक्स है वो कौन सा है? सेल कल्चर मेथड है। और सेल कल्चर मेथड से ही वायरस का आइसोलेशन करना एक आसान तरीका है एज कंपेयर टू अनदर मेथड। ठीक है, तो दूसरा मैंने क्या कहा? दूसरा हमारा है एम्ब्रियोनेटेड एग्स। और तीसरा जो है कौन सा मेथड हो गया? लैबोरेटरी टेक्निक्स। इन तीन माध्यम से वायरस का क्या किया सकता है? आइसोलेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब एक एक को हम समझते हैं कि जो सेल कल्चर बेसिकली मैंने कहा ये मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक्स है। मोस्ट प्रिफर्ड टेक्निक्स है किसके लिए? वायरस का आइसोलेशन करने के लिए। मैंने कहा कि कोई भी जो वायरस होता है वो जब किसी भी होस्ट सेल को क्या करता है? जब उसके ऊपर वो उसको संक्रमित करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, तो उसमें क्या करता है? वो उसके साथ पहले फर्स्ट टाइम क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है। और अटैचमेंट करने के बाद उस होस्ट सेल के अंदर जाके क्या करता है? वो खुद मल्टीप्लाई नहीं होता है, जबकि जो कोशिकाएं जो होती हैं, जितने बार डिवीजन होते हैं उतना ज्यादा क्या होती है? वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए हम कौन से मेथड जो सबसे ज्यादा जो यूजफुल टेक्निक्स है वो क्या है? हमारा सेल कल्चर मेथड है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा एम्ब्रियोनेटेड एग्स। वायरस का आइसोलेशन जो है वो एम्ब्रियोनेटेड एग से भी किया जा सकता है। ये स्पेसिफिक हम बात करें तो कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके लिए ये टेक्निक्स यूज किया जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक होता है ऑर्थो, क्या होती है? ऑर्थोमिक्सो वायरस। कौन सा है? ऑर्थोमिक्सो वायरस एक ये होता है। और दूसरा होता है आपके पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, ये दो वायरसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेशली हम बात करते हैं तो कौन सा? एम्ब्रियोनेटेड एग्स से ही क्या कर सकते हैं? इन वायरसेस को आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा मैंने कहा तीसरा जो हमारा है वो क्या है? लैबोरेटरी टेक्निक्स। मतलब ये टेक्निक्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वायरसेस हैं कैन बी आइसोलेटेड किसके थ्रू? लैबोरेटरी टेक्निक्स माध्यम से। ठीक है, तो हमने यहां पे लिख दे रहे हैं क्या है? डिफरेंट kinds of viruses can be isolated। ठीक है, तो ये हम इन तीन टेक्निक्स के माध्यम से ही वायरसेस का क्या किया सकते हैं? आइसोलेशन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें से मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जो यूजफुल टेक्निक्स है वो कौन सा है? आपका सेल कल्चर मेथड है। और इस मेथड को ही हम आगे हमें समझना है कि सेल कल्चर टेक्निक के माध्यम से किस प्रकार से वायरस का आइसोलेशन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हमें ये समझना है कि जो सेल कल्चर हमें किससे करना है, क्योंकि हम सब किस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं? आप लोग जो हैं वो बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम प्लांट से ही वायरस का क्या किया है? आइसोलेशन करने की तकनीक के बारे में डिटेल में हम समझ सकें। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो बेसिकली कैसा होगा? वो प्लांट से ही पूछा जाएगा, क्योंकि आप बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो हम प्लांट से किस प्रकार से वायरस का आइसोलेशन किया जा सकता है इसके बारे में हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, चलिए तो हमने कहा कि अब क्योंकि वायरसेस हैं, ठीक है, तो वायरस का सेल कल्चर मेथड से जब हमें करना है तो वायरस का सेल कल्चर के माध्यम से जब हम आइसोलेशन करना है तो आइसोलेट करने के बाद हम वायरस का हमारे मतलब लाइफ में उपयोगिता क्या है, इसका यूजफुल क्या है, मतलब जो इसका जो इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में बात करें या वैसे भी हम कहें कि वायरस सामान्यतः क्या होते हैं? ये हार्मफुल होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए या एनी किसी भी लिविंग ऑर्गन्स के लिए। लेकिन वायरस का आइसोलेशन करने के बाद किस प्रकार का इंफॉर्मेशन होगा, उससे क्या इंपॉर्टेंस होगा, तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा कि टू स्टडी ऑफ वायरस स्ट्रक्चर, ठीक है, और क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस एंड वैक्सीन प्रोडक्शन रिक्वायर किसके लिए? प्योर वायरस। ठीक है, मतलब वायरस प्योर वायरस इसलिए आइसोलेशन करना आवश्यक होता है क्योंकि हमें वायरस के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन है वो हम उसके बारे में समझने हैं। ठीक है, कि वो रिप्रोडक्शन के लिए किस प्रकार की चीजों का उसके जो आवश्यक होती है ये जानना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए जो होते हैं
ये हमें आइसोलेट करना आवश्यक हो जाती है कि वायरस जो है उसका किस प्रकार से वैक्सीन बनाया जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों सभी समझा भी कोरोना वायरस आया था, तो उसका भी जो वैक्सीन बना बेसिकली वो किसी न किसी वायरस से ही बनाया गया बाद में, है ना। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं कुछ कुछ वायरस उसका, तो ये हमें बारे में समझना है, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा क्या है, मैंने कहा कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट नॉन सेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, और दे रिक्वायर लिविंग सेल टू रेप्लिकेट, मतलब लिविंग सेल्स ही चाहिए। क्लियर। चलो, तो हम अब सेल कल्चर टेक्निक्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये किस प्रकार से प्लांट से इसको हम आइसोलेट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो हम ये समझ रहे हैं कि मैंने कहा देखिए अब क्योंकि हमें ऐसा प्लांट हमें सर्च करने हैं जो कि कैसा हो, वायरस से इन्फेक्टेड हो, ठीक है। अब वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कुछ मार्फोलॉजिकल ऐसे फीचर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम ये बात कर सकते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड है या बैक्टीरिया के इन्फेक्टेड है या फिर फंजाई के इन्फेक्टेड है। तो कुछ मार्फोलॉजिकल ऐसे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जिसके बदौलत हम ये पहचान सकते हैं कि वायरस इन्फेक्टेड है कि ये किसी और ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो वायरस इन्फेक्टेड में हम क्या कर सकते हैं, तो वायरस के इन्फेक्टेड में होता क्या है कि जब भी कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड होगा तो ध्यान रखना कि उसका जो सबसे जो सॉफ्ट पार्ट में पहले बात तो वायरस क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और दूसरी बात, जब सॉफ्ट पार्ट के ऊपर जैसे लीव्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो करली नेचर का हो जाता है, मतलब वो ऐसा मुड़ जाता है वो, ठीक है। और जिस जगह पे स्पॉट करता है ना, वहां पे उस जगह पर क्लोरोसिस हो जाती है, मतलब क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से वहां पे स्प्लिट हो जाती है और वो कैसा हो जाती है, पत्ती पूरी तरह से मुड़ जाता है। और जब उसमें हम पानी के जब डालते हैं उसमें लीव्स में इन्फेक्टेड पार्ट्स में, तो वाटर का अवशोषित नहीं करता है। तो ये कुछ क्या है, कुछ सिम्टम्स है वायरस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि वायरस इन्फेक्टेड है कि किसी और ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक। चलिए, अब हम समझते हैं कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से होता है। तो मैंने कहा सर्वप्रथम हमें ऐसे प्लांट को सेलेक्ट करना है जो कि कैसा हो, वायरस से इन्फेक्टेड हो। तो मैंने कहा ये एक प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड है किससे, वायरस से, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं और उसे सेलेक्ट करते हैं कि उसमें वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि ये इन्फेक्टेड जो उसमें जो इन्फेक्टेड पार्ट है, खासकर जो लीव्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जो इन्फेक्टेड लीफ है उसको हम क्या करते हैं, प्लांट से कट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पूरे प्लांट्स को हमके रिक्वायर्ड नहीं है, हम क्या करते हैं कुछ स्पेसिफिक जो पार्ट होते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको मेन प्लांट से हम कट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि कट इन्फेक्टेड लीव्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि उस इन्फेक्टेड जो लीव्स है उसको क्या करते हैं हम मोटर पिस्टल या फिर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के माध्यम से उसमें कुछ केमिकल्स हम माध्यम से क्या करते हैं, पीसते हैं। लेकिन जब पीसने के साथ ही हम क्या करते हैं, उसमें हमें कुछ केमिकल्स की रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि उसमें जैसे फॉस्फेट हो गया आपका, बोरेट हो गया आपका, सिट्रेट हो गया, ठीक है। तो जो सिट्रेट बफर्स होती हैं, ठीक है, उनमें हम मिक्स करते हैं और मोटर पिस्टल में डालकर, ठीक है, और क्या करते हैं उसको हम मोटर पिस्टल के माध्यम से और किसमें या फिर हम इलेक्ट्रिक ग्राइंडर के माध्यम से क्या करते हैं उसको प्रॉपरली उसको इस प्रकार से पीसते हैं कि पूरा जो हमारा मिक्सचर है वो होमोजेनाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। मतलब एक समान सारे जो प्लांट टिश्यूज हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड है वो क्या हुए, पूरे सोल्यूशन में क्या हो जाने चाहिए, समान मात्रा में क्या हो जाने चाहिए, वो एक होमोजेनाइज्ड मिश्रण एक तैयार हो जाने चाहिए, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप यही लिखा हुआ है, ठीक है। हमें इन्फेक्टेड लीफ लिया, इसके बाद हम क्या करते हैं उसको ग्राइंड विद इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, ठीक है। या फिर इसके जगह पर आपके पास नहीं है तो आप क्या ले सकते हैं, मोटर पिस्टल भी ले सकते हैं, मोटर पिस्टल में डाल के भी हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं। और उसमें जो डिफरेंट टाइप के मैंने आपको केमिकल्स बताया वो भी आपको मिक्स करना है, इसके साथ उसे करना है, पीस लेना है, ठीक है। अब क्या हो गया आपका, ये जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं जो इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं वो क्या है, होमोजेनाइज हो गया, मतलब समान मात्रा में क्या होगा सोल्यूशन में, एक समान मात्रा में क्या होगा, डिफ्यूज हो गए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हमने ये होमोजेनाइज जो हमारा एक सोल्यूशन तैयार हो गया है, ठीक है, उसको क्या करना है, मसलिन क्लॉथ से क्या करना है, उसको फिल्टर करना है, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब हम मसलिन क्लॉथ एक प्रकार का वो सेलुलोज से बना हुआ एक टिश्यूज पेपर होता है, ठीक है, तो उसमें जब हम डालते हैं तो हमारा जो बड़े बड़े कुछ लीव्स रह जाते हैं या कुछ और चीजें जो इम्प्योरिटीज होते हैं खासकर वो बाहर छन कर रहते हैं और बाकी हमारे पास जो एक सोल्यूशन होता है जो होमोजेनाइज टिश्यूज का, ठीक है, विद द वाटर, ठीक है, वो क्या करते हैं उसमें हम बीकर में हम क्या कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं,
ठीक है। और जैसे ही छान लिया तो हमारे पास क्या मिल गया, एक ऐसा सोल्यूशन मिल गया जिसमें कि वायरस इन्फेक्टेड टिश्यूज हैं और विद द वाटर के साथ हमें क्या करें, इसको फिल्टर कर लिया। ठीक, तो हमारा ये क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। अभी इससे आगे भी स्टेप्स हैं, हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी क्या करना है, प्रेजेंट करना है। आपको इतने से ही काम नहीं चलेगा, तो एग्जाम में किस तरह से लिखना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है क्या है, तो मैंने कहा कि वायरस का जो आइसोलेशन है वो 2 स्टेप में पूरा होता है। एक होता है आपका एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मतलब किस प्रकार से हम एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं, तो ये है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिया, टेक इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टारगेट वायरस विथ, ठीक है, टू बी आइसोलेटेड। ठीक है, हम क्या करना है, सबसे पहले मैंने वही आपको जो बताया। ठीक है, हम इन्फेक्टेड लीफ को क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम लेते हैं किसके लिए, टारगेट वायरस को आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, इन्फेक्टेड लीव्स आर होमोजेनाइज्ड इन अ वाटर और प्रिफर्ड इन अ फॉस्फेट, फॉस्फेट भी ले सकते हैं, बोरेट भी ले सकते हैं और सिट्रेट बफर भी ले सकते हैं। उसके साथ जो हमारे इन्फेक्टेड लीफ है उसको लेकर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर या फिर मोटर पिस्टन लेकर हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने इसको 2 बार रिपीट कर दे रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि ऑलरेडी हमने पिक्चर को पूरी तरह से हमने क्या समझ लिया है। इसको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है आपको मैं ये स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला स्टेप में हमने ये लिया था, दूसरा स्टेप में हमने क्या लिया, ये हमने समझ लिया। तीसरा स्टेप में क्या है, द टिश्यूज होमोजेनाइज्ड इज स्ट्रैंड थ्रू पीस ऑफ मसलिन क्लॉथ। मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो होमोजेनाइज्ड एक जो मिश्रण तैयार हो गया था उसको हम क्या किया, मसलिन क्लॉथ के थ्रू क्या किया हमने, उसको फिल्टर कर लिया। ठीक है, और फिल्टर कर लिया तो हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट मिल गया जिसमें वायरस से इन्फेक्टेड टिश्यूज उस मतलब एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे ऐसा कुछ समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सेपरेशन ऑफ वायरस। ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया। अब दूसरा हमारा जो आइसोलेशन का जो दूसरा जो सब पॉइंट है वो क्या है, हमारा प्रिपरेशन सेपरेशन ऑफ क्या है, वायरस। अब वायरस को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो ये लिखा है। ठीक है, तो क्या है, क्रूड सेव विच कम आउट एंड कंटेन वायरस इज कलेक्टेड एंड पोर्ड इनटू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब क्या करना है, देखो कि हमारा जो क्रूड सैंपल हो गया, क्रूड सैंपल मतलब ये हुआ कि उसमें अभी बहुत सारे कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे। ठीक है, उसमें प्योर वायरस ही नहीं होगा, उसमें कुछ और भी सोल्यूशन में, जैसे हमारे पास मैंने कहा कुछ ऐसे भी सेल होंगे जिनमें इन्फेक्शन नहीं होगा, कुछ इन्फेक्टेड सेल्स हो सकते हैं। ठीक है, जो वायरस इन्फेक्ट, तो हमें क्या करना है, उसको फिल्टर करने के बाद हमें क्या करना है, उसको एक मतलब कलेक्ट कर लेना है और उसको जो हमने हमारा एक्सट्रैक्शन है उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम क्या कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूज में लेने के बाद क्या करते हैं, द ट्यूब इज स्पिन एट द लो स्पीड। क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में हम क्या करते हैं, उस जो हमारे पास जो एक्सट्रैक्ट हमने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमने लिया है उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डालकर कितने लो स्पीड में, लो स्पीड मतलब कितना चाहिए, 3000 से लेकर के 15,000 आरपीएम पर हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, जब हम रोटेट करते हैं तो होता क्या है कि नाउ क्रूड सैप इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अब जैसे ही हम उसको हम जो हमारे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमने मशीन में डालकर जो हमने लो स्पीड पे हमने क्या किया, उसको रोटेट किया, तो उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमारे पास क्या होती है, 2 प्रकार के एक भाग में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं हम सुपरनेटेंट भाग बोलते हैं। कौन सा भाग बोलते हैं, ये हमारा उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट भाग बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा क्या, एक पैलेट भाग होता है, नीचे का भाग। ठीक है, तो ऊपर का भाग इस प्रकार से आप चाहो तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्यूब है, ठीक है, इसको हमने ये एप एंड ड्रॉप ट्यूब भी कहते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब भी कहते हैं, दोनों चीजें। ठीक है, तो जैसे मैंने ये कहा ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भाग जब हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डालकर क्या करते हैं, जब हम रोटेट करते हैं, ध्यान रखना, तो यहाँ पे 2 भाग बन जाता है। ठीक है, ऊपर का भाग जो होता है ये कहलाता है आपका कौन सा भाग, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट भाग कहते हैं। और जो नीचे का भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं,
पैलेट रीजन बोलते हैं या पैलेट भाग कहते हैं। तो पैलेट भाग जो उसमें होते हैं काफी सारे इम्प्योरिटीज होते हैं, कुछ लार्ज पार्टिकल्स भी उसमें सेडिमेंट हो जाते हैं। लेकिन ऊपर भाग वाले भाग जो भाग होता है उसमें सेडिमेंटेड जो लार्ज पार्टिकल्स होने के चांसेस क्या होती है, कम होती है। इसलिए हम ज्यादातर नेक्स्ट स्टेप में हम प्रैक्टिकली अगर यूज करें तो कौन सा भाग किया जाता है, वो सुपरनेटेंट भाग किया जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, द पैलेट इज डिस्कॉर्डेड एंड द सुपरनेंट विद द वायरस इज कलेक्टेड। ठीक है, अब क्या करते हैं, पैलेट रीजन जो नीचे का भाग होता है, ये वाला भाग, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब इसको हम लेके ऊपर वाला भाग जैसे हम कलेक्ट कर लेते हैं जो वायरस से क्या होती है, कंटेन होता है, और नीचे का भाग हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखोगे इसको, द पैलेट रीजन क्या करते हैं हम, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो वायरस से कंटेंट जो ऊपर का भाग होता है, सुपरनेटेंट भाग को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फिर स्टेप क्या है, द सुपरनेटेंट विद द वायरस इज पोर्ड इनटू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अब क्या करते हैं हम, जैसे हम ऊपर वाला भाग जो हमारा ये सुपरनेटेंट भाग है, इसको हमने अगेन क्या करते हैं, फिर से हम एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या करते हैं, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, और फिर क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप में भी क्या कर सकते हैं, उसको फिर से हमें सेंट्रीफ्यूजन मशीन में डालकर क्या करते हैं, हाई स्पीड आरपीएम पर क्या करते हैं, हम उसको रोटेट करते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक की नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हमने कहा कि अब सुपरनेटेंट भाग को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, किसमें, जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है उसमें। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए, द ट्यूब इज प्लेस्ड इन अ फिक्स्ड, ठीक है, रोटेट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, अब ध्यान रखना, पहले स्टेप में हमने किया था वो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन में हमने रोटेट किया था, कितने लो स्पीड आरपीएम 3000 टू 15,000 की आरपीएम के आसपास किया था। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि हमारे पास सुपरनेटेंट भाग जो मिल गया है, अब उसको क्या करना है, हाई आरपीएम पर और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में उस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को रखकर किसमें, हाई स्पीड पे हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं। तो उसका कितना ऊंचे, 4000 से 17,000 आरपीएम पर उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को डालकर हम क्या करते हैं, फिर से उसको अगेन उसको रोटेट करते हैं। ठीक है, जब हम रोटेट करेंगे तो फिर से उसी ट्यूब में दो रीजन फिर से वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। ऊपर वाला भाग जो होगा वो फिर से सुपरनेटेंट भाग होगा, लेकिन पहले स्टेप में जब थोड़ी बहुत चीजें जो बच जाती हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में जब हम फिर से हाई आरपीएम पर करते हैं तो उससे भी क्या होती है कि वो नीचे का भाग पैलेट भाग में क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाती है। ठीक है, तो क्या हम लिखे, आफ्टर दैट क्या लिखे, द ट्यूब वायरस इज कलेक्टेड। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम हाई आरपीएम पे हमने रोटेट किया, तो मैंने कहा कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन तैयार हो जाता है जिसमें कि वायरस से इन्फेक्टेड पार्ट्स ही उसमें क्या होता है, कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो देखो यहां पे मैंने कुछ एक डायग्राम्स बनाए हुए, देखिए, है ना, मैंने क्या लिखा, द क्रूड सैप इज पोर्ड इनटू सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। हमने सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में मैंने कहा कुछ स्टार्टिंग में ले लिया था। इसके बाद क्या है, लो स्पीड में हमने क्या किया, उसको लो स्पीड में हमने सेंट्रीफ्यूज पे क्या किया, उसको रोटेट किया, जिसका आरपीएम कितना होना चाहिए था, मैंने कहा 3000 लेकर के 15,000 के बीच में था। इसके बाद हमने क्या किया, पैलेट रीजन को हमने डिस्कार्ड कर दिया और सुपरनेटेंट भाग को हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, जो कि वायरस से कंटेन होती है। इसके बाद क्या किया हमने, अब इस पैलेट रीजन को हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, और सुपरनेटेंट भाग को हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है हमें कि इसी सुपरनेटेंट भाग को अगेन हम क्या करते हैं, एक ऐसा सस्पेंड जिसमें कि हम बफर भी मिला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो हमारे पैलेट रीजन होते हैं, ऊपर वाला मैंने कहा ये सुपरनेटेंट भाग है और नीचे वाला क्या है, पैलेट रीजन, उसको हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड कर दिए। अब क्या करते हैं, उसको हाई स्पीड में हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में हमने क्या किया, ये आपको रोटेट किया, जिससे कितने आरपीएम पे होना चाहिए, 4000 से 17,000 के बीच होना चाहिए। तो हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि सुपरनेटेंट पोर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। अगेन हमने क्या किया, अब उसको जो हमारे पास जो सुपरनेटेंट जो कि वायरस से कंटेन एक सोल्यूशन मिल गया हमें, उसे हम फिर से हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हमने उसको फिर से हम क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम वायरस जो है हमको कलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इससे आगे की हमारी प्रोसेस क्या होती है, यहां तक हमने क्या कर लिया, वायरस से जो कलेक्टेड हमारे जो सॉल्यूशन से फाइनली हमने क्या किया, उस एक्सट्रैक्ट में हमने तैयार कर लिया, या उसको हम क्या किया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए, अब होता क्या है कि जैसे ही वायरस हमने कलेक्ट कर लिया,
अब क्या करता है, उस वायरस को हमें प्यूरिफाइड करना है। अब मैंने कहा कि उस सॉल्यूशंस में बहुत सारे ऐसे कुछ कोशिकाएं होंगी जो कि कैसे होंगी, जो होंगी कि आप ये कह सकते हो कि उसमें कुछ ऐसे सेल होंगे जो कि इन्फेक्शन उसमें नहीं होगा, कुछ ऐसे भी सेल होंगे जिसमें कि वायरस से इन्फेक्टेड होंगे। तो हमें उन सेल को ही सिर्फ कलेक्ट करना है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी होती है, मैंने स्टार्टिंग में क्या था कि वायरस का आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है आइसोलेशन और दूसरा होता है आपका प्यूरिफिकेशन। तो हमने जब वायरस का कलेक्ट कर लिया, अब इससे आगे की जो भाग होती है वो क्या होता है हमारा, वो होता है प्यूरिफिकेशन, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। क्लियर, ठीक है। तो आप पहले आपको डायग्राम ये तैयार करना है, आपको ये बनाना है कि किस प्रकार से वायरस का क्या प्यूरिफिकेशन किया सकता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो मैंने कहा वायरस के प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में हम डिफरेंट कंसंट्रेशन शुगर का, डिफरेंट कंसंट्रेशन का हम क्या करते हैं, एक ऐसा तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें देखा मैंने क्या कहा, इसमें पहले 10% शुगर का सोल्यूशन है, उसके नीचे क्या है 20% है, दूसरा क्या आपका 30% और 40%। ये शुगर का डिफरेंट ग्रेडियंट का हमने क्या एक सोल्यूशन तैयार कर लिया है, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो मैंने लिखा हुआ है ग्रेडेशन ऑफ शुगर सोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या करना है इसमें कि जो हमारे पास ऑलरेडी वायरस से कंटेंट, जो सुपरनेटेंट हमारे पास एक सोल्यूशन था, उसमें क्या करते हैं, इसमें हम जैसे हम पोर्ड करते हैं तो क्या है, वायरस सेपरेशन एट द टॉप। मतलब ये हुआ कि ध्यान रखना जो ये 40% है, मतलब यहाँ पे नीचे वायरस जो होंगे वो कम मात्रा में पहुंचेंगे, ऊपर जो होगा वो क्या होगा, वायरस का सेपरेशन जो होता है वो टॉप वाले भाग में, मतलब ऊपरी भाग में क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम लेते हैं ये वायरस जो सेपरेशन कर लेते हैं हम टॉप में, इसके बाद क्या होते हैं कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम फिर से। अगेन हम क्या करते हैं, हाई स्पीड जो आरपीएम होती है, ठीक है, 4000 17,000 बीच, उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में फिर हम अगेन क्या करते हैं, उसको हम फिर से उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें वायरस का एक ऐसा बैंड मिल जाता है। और असल में ये क्या मिल गया, एक वायरस का जो है एक बैंड मिल गया, ये है, ठीक है। तो जब वायरस का बैंड मिल गया, मतलब किसमें, उस सुक्रोज का जो सोल्यूशन था उसी में एक ऐसा एक लेयर जैसा बन जाता है, जिस लेयर में क्या होती है, वायरस होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि शुगर सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे, जिसमें वायरस से बैंडेड है, ठीक है। अब क्या करना है, उस ट्यूब को हम एक बीकर में जो बफर सोल्यूशन भरा होता है, ठीक है, हम एक बीकर लेते हैं, ठीक है, और उस बीकर में हम क्या करते हैं, बफर का सोल्यूशन भर देते हैं, और उस सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी हमारे वायरस से बैंड जिसमें ट्यूब में हमें प्राप्त हुए थे, उसी ट्यूब को हम बफर सोल्यूशन से भरे हुए बीकर में हम क्या रखते थे, उसको रख लेते हैं, ठीक है। और क्यों रखते हैं, क्योंकि डायलिसिस टू रिमूव सुक्रोज, मतलब इससे रखा जाता है ताकि हम सुक्रोज को उस सोल्यूशन से क्या कर सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हमें ये टेक्निक्स का उपयोग करना होता है। अब क्या करते हैं कि जैसे ये किया, ठीक है, इसके बाद कलेक्टेड टू प्योर वायरस, जैसे ही वो सुक्रोज सोल्यूशन क्या हुआ, रिमूव हो गया, अंत में हमारे पास एक ऐसा बैंड तैयार हो जाता है, एक ऐसा सोल्यूशन तैयार हो जाता है जिसमें वायरस क्या हो जाते हैं, अल्टीमेट हमें वायरस का प्योर फॉर्म मिल जाता है, और इस प्रकार से हम वायरस का क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको, क्योंकि ये हमारा ये डायग्राम है, ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार से एग्जाम में लिखेंगे ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि वहां तक हमने एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया था, सेपरेट कर लिया था। अब जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो उसका मैंने कहा कि इसके बाद हमने डायग्राम तो समझ लिया, ठीक है। अभी रिटर्न मैटर हमें किस प्रकार से लिखना है इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप में क्या है, लो एंड हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज स्टेप्स आर रिपीटेड, ठीक है, कितने बार, 2 या 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब जो हमारा वो सुपरनेटेंट वाला भाग मिल गया था, जो हमने पहले स्टेप में आइसोलेट किया था, उसको हम सेंट्रीफ्यूज में 2 से 3 बार डाल के क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं उसको, ठीक है, किसमें, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, हाई स्पीड आरपीएम पर, ठीक है। और हाई स्पीड मतलब कितना, मैंने कहा 4000 से 17,000 के आरपीएम पे हम क्या करते हैं, उसको कंटिन्यूअसली 2 या 3 टाइम्स उसको रिपीट करते हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि डिफरेंट डेंसिटी का जो ग्रेडियंट है उसमें क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, अलग अलग बैंड्स तैयार हो जाते हैं उसमें, किसमें, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, द सस्पेंशन इज सेंट्रीफ्यूज विद द सुक्रोज सोल्यूशन, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारे सस्पेंस जो हमारे मिल गया था
जो सॉल्यूशन था, ठीक है, वो इस प्रकार से हो जाता है कि उसमें हमें ये समझ नहीं आता है कि उसमें वायरस कितने प्रकार के सेल में है और कितने प्रकार के सेल में नहीं है, ठीक है। तो उसको हम क्या करना है, मेनी लेयर सुक्रोज एंड डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड डेंसिटी इज फॉर्म इन द ट्यूब्स। मैंने कहा कि जब हम उसको डिफरेंट मतलब हाई आरपीएम पर जब रोटेट करते हैं तो उस ट्यूब में ही क्या होते हैं, डिफरेंट जो डेंसिटी का जो ग्रेडियंट है, ठीक है, वो अलग अलग भाग में क्या होती है, सेपरेट हो जाता है। अब क्या करना है, लेयर एट द बॉटम इज अ मोर डेंस, मतलब जो ट्यूब में जब हम हाई आरपीएम पर रोटेट करते हैं तो बॉटम वाले भाग, निचले भाग में क्या होती है, ज्यादा डेंसिटी होती है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हो सकती हैं कि लार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ इम्प्योरिटीज भी जो बचे जाते हैं वो भी क्या होते हैं, नीचे भाग में क्या जाते हैं, जाके सेडिमेंट हो जाते हैं। लेकिन एंड द टॉप ऑफ द लीस्ट डेंस, मतलब जो ऊपर वाला भाग होते हैं वो क्या होती है, डाइल्यूट होती है, मतलब वो कम डेंसिटी वाला होता है, और उसी में क्या होती है, वायरस का जो बैंड होता है वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वायरस सस्पेंशन इज अ प्लेस्ड एंड हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। एक बार फिर से हमें करना है, जो सब कुछ मिल गया हमारे पास, जो ऐसा सस्पेंशन मिल गया था जिसमें वायरस बैंड था, ठीक है, उसको एक बार फिर से हमें क्या करना है, हाई आरपीएम पर हमें फिर से क्या करना होता है, सेंट्रीफ्यूज करना होता है, ठीक है। व्हेन सेटल्ड प्लांट वायरस पार्टिकल टुगेदर एज द बैंड इन अ सुक्रोज सॉल्यूशन, मैंने कहा अंत में हमारे पास क्या हो जाती है, एक ऐसा बैंड मिल जाता है जो कि उस बैंड में क्या होते हैं, वायरस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो वायरस का जो हो गया, मिल गया हमको, अब उसको क्या करना होता है, मैंने कहा एक बीकर से भरे बफर में हम उस ट्यूब को डाल के थोड़ी देर के लिए क्या कर जाते हैं, रख देते हैं। उससे क्या हो जाती है, डायलिसिस हो जाती है, और डायलिसिस होते हैं तो उसमें यह होता है कि सुक्रोज का सोल्यूशन अल्टीमेट क्या होती है, रिमूव हो जाती है वहां से। तो वही में लिखा है कि वायरस बैंड इज कलेक्टेड एंड सेपरेटेड फ्रैक्शन एट द बॉटम एंड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ठीक है, उसमें क्या होती है, हमारा सेपरेट कर लेते हैं। फिर क्या करना है, द वायरस फ्रैक्शन इज प्लेस्ड इन अ सेलुलोज डायलिसिस एंड सुक्रोज इज रिमूव्ड बाय डायलिसिस बफर सोल्यूशन। मैंने कहा कि जब हम उसमें जो हमारे पास बीकर होते हैं, उस बीकर में जो बफर सोल्यूशन भरा होता है उसमें हम उस ट्यूब को रखते हैं जिसमें हमारे पास वायरस बैंड होता है। उसमें डालने पर जब डायलिसिस टेक्निक के थ्रू क्या हो जाती है, सुक्रोज का जो सोल्यूशन होता है वहां से रिमूव हो जाता है। अल्टीमेट फाइनली हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाता है या ऐसा बैंड मिल जाता है जिसमें क्या होते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ वायरस होता है, वो हमें कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अल्टीमेट लिखा है फाइनली वायरस इज ऑब्टेन्ड इन अ प्योर फॉर्म। तो हमारे पास जो है वायरस जो होता है वो प्योर फॉर्म में क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो वायरस का आइसोलेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है, और वायरस का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से होता है, ये हमने डिटेल में आज समझ लिया है, ठीक है। अब इसको आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसको आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको क्या करें, ट्रांसलेट करके आप लोग लिख लें। हालांकि मैंने मैक्सिमम चीजें आपको समझा दिया है, ठीक है, तो इसको आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको कोशिश करना है कि इस फॉर्म में आप तैयार करो कि आप डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इससे ये होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने लैंग्वेज में लिख पाएंगे और बहुत कम चीजें आपसे छूट जाएंगी, ठीक है। तो कोशिश करो कि कोई चीज आपसे छूटना नहीं चाहिए, तो आप डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ले, ठीक है। खासकर जैसे ये वाला जब प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो आपको यही ध्यान रखना है कि एग्जाम में दो तरीके से पूछा जा सकते हैं। कभी कभार पूछ लेता है कि आइसोलेशन टेक्निक्स पूछ लेते हैं कि वायरस का आइसोलेशन किस प्रकार से किया जाता है, उसके विभिन्न प्रकार के जो मेथड होते हैं या उसके टेक्निक्स को डिटेल में समझाइए। कभी ये पूछ लेता है, कभी पूछता है कि वायरस का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से करता है, उसके मेथड को डिटेल में समझाइए। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो दोनों ध्यान रखना अलग अलग है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन आएगा तो आपको यहां से लिखना है, और आइसोलेशन करना है तो उसको पिछला वाला आपको प्रोसेस अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो आज हमने डिटेल में ये समझ लिया, ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं इसमें से, ठीक है। चलिए, है ना, तो चलिए हमने आज समझ लिया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, है ना। चलिए, तो फाइनली आप लोगों का ये खत्म हो गया है, और मंडे को आप लोगों का सीसी है, तो सभी स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से तैयार करके आना है। और मंडे को सीसी है, अपने खुद की कॉपी मार्केट से 2 रुपए की आती है जो, ठीक है, उसको खरीद के लाना है। सीसी वाली कॉपी जो मार्केट में मिलती है वो लेकर आना है, और सभी लोग टाइम पे 11 बजे आपको क्लास में आ जाना है। 11 से लेकर के 12:30 तक आपका सीसी का टाइम है, और उसी दौरान ही होगा, बाद में आपको आगे पीछे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपरली अच्छे तैयार करके आए, और ऑल द बेस्ट।